किताबें नहीं छपी होती तो शायद हम अंबेडकर को नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते। आज कई वर्षों से भारत सरकार वो किताबें नहीं छाप रही है। आपको मूर्ति चाहिए, आपको किताब नहीं चाहिए। ले लो मूर्ति, जितना बड़ी बड़ी मूर्ति चाहिए। अभी सवाल क्यों नहीं उठता है कि राइटिंग स्पीचेज सस्ते दर पर 600 रुपए के हिंदी वाला सेट मिलता था पहले, 600 रुपए। मान लीजिए अभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हटा दिया जाए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए, तो कितने दलित बिलियनर हैं, कितने शेयर मार्केट में आपका होल्डिंग है, कितने यूनिवर्सिटी आपने खोले हैं। अंबेडकर और जब नेहरू का विजन अगर देखेंगे तो आसपास दोनों चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। दलित नेताओं ने, पॉलिटिशियन ने तो ऐसा पिक्चर प्रेजेंट कर दिया कि अंबेडकर और गांधी या नेहरू जब मिलते थे तो आपस में मारामारी करते थे, गाली गलौज करते थे। जगजीवन नाम से जब मिलते थे लगता था खटिया उटिया तोड़ देते थे। नहीं, आज का एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि अगर हम सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो एक एक पाई का हिसाब दिया जाए। क्योंकि इस दलित मिडिल क्लास ने ही इस सारे संगठनों को, पार्टियों को चंदा दिया है। यही नौकरी पेशा से जो लोग बना है वही दिया है। और जिसको भी चंदा दिए हैं, आप जरा हिसाब मांगिए तो एक बार, तो आपको संगठन से निकाल देगा। इतने पैसे से एक विश्वविद्यालय खोले जा सकते थे, सैकड़ों बच्चे हम विदेश भेज सकते थे। सिंपल सी बात है, जिसका मिडिल क्लास नहीं होगा, जिसकी बुर्जुआजी नहीं होगी, वो कैसे सपना देख सकता है कि हम देश का शासक बनेंगे? कैसे? 600-700 साल यहां पे मुस्लिम शासनकाल रहा, तब भी मठ और मंदिर बने रहे, उनको दान मिलता रहा, उनको मनसबदारी भी मिलती रही, सब कुछ बनता रहा। तो जब उनके मठ और मंदिर जीवित रहे, उन्हीं के थ्रू, चाहे अंग्रेजों का शासनकाल हो, चाहे मुसलमानों का शासनकाल हो, उसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू उन्होंने शिक्षा, म्यूजिक, डांस, सब कुछ कल्चर को जिंदा रखा। और उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिल रहा है। मैं साहित्य का छात्र नहीं हूं, इसलिए दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जितने संत परंपरा में हुए कवि, समाज सुधारक, मुझे लगता है कि बुद्ध के बाद ये फूले दंपति हैं जो इंस्टीट्यूशन बिल्डर है, संस्थाओं का निर्माण। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष चंद्रभान जी, मुख्य अतिथि गीता जी, हमारे मित्र सुभाष जी, अनीता जी, रूबी और अंबेडकरी महिला मंच के तमाम ऑफिस बेरर्स और मेंबर्स, आप सबको बहुत बहुत बधाई सावित्रीबाई फुले जयंती मनाने के लिए। मैं समझता हूँ कि दूसरा कार्यक्रम है, आपके कविता पाठ भी हुआ था। अच्छा, अंबेडकर नामा का था। चलिए, तो बहुत शानदार कार्यक्रम है और इसके लिए आप सबको बधाई। पिछले एक कार्यक्रम में मैं गया था, तो वहां देखा कि सिर्फ एक महिला बैठी हैं, वो भी ओल्ड माता जी, नौजवान नहीं थे और सारे ऑलमोस्ट रिटायर्ड लोग थे। तो मैंने एक सवाल उठाया कि आपकी महिलाएं घर पे हैं, आप तो सुनेंगे और शाम में जाके आप पार्क में बैठेंगे, टहलेंगे। महिलाएं अगर सुनेंगी तो आस पड़ोस, बच्चे, तमाम लोगों को कुछ सुनाएंगी। उसके बाद एक और सभा में गया मैं, मंगोलपुरी, बढ़िया कार्यक्रम था। मैंने देखा कि आधा, मतलब पूरे ऑडियंस में हाफ महिलाएं थी, यंग थे। और उसी तरह मैं आज भी देख रहा हूं कि ये महिलाएं काफी हैं, यंग भी हैं, और सबसे यंग तो मेरी बेटी ही बैठी हुई। मैं वैसे सावित्रीबाई या ज्योतिबा फुले का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने ज्यादा कोई शोध नहीं किया है। सिद्धार्थ भाई बैठे थे, यहाँ चले गए शायद, उनका लेख पढ़ा और मेरा जो परिचय हुआ वो हुआ इस किताब से, इसलिए मैं लेके आया। और सुभाष जी ने संपादित किया था, ये दे के गए थे। इसको मैंने पढ़ा है, कई प्रोग्राम में इसका मैंने सहारा लिया है। और उसके बाद एक ये है सावित्री नामा, नरके साहब ने, हरी नरके साहब ने इंट्रोडक्शन लिखा है। बढ़िया इंट्रोडक्शन है, मतलब बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है, और ये पढ़ के मुझे काफी कुछ ज्ञान मिला। मैं समझता हूं कि
इन्हीं दो रेफरेंस किताबों के रेफरेंस से कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि भारत में कई परंपराएं रही हैं। एक ब्राह्मणवादी परंपरा रही, एक श्रमण परंपरा भी रही है। और श्रमण परंपरा में आप देखेंगे तो बुद्ध वो इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। उन्होंने भिक्षु संघ बनाया तो भिक्षुनी संघ भी बनाया। और उसमें साहित्य का छात्र नहीं हूं इसलिए दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जितने संत परंपरा में हुए कवि, समाज सुधारक, मुझे लगता है कि बुद्ध के बाद ये फूले दंपति हैं जो इंस्टीट्यूशन बिल्डर है, संस्थाओं का निर्माण अगर समराइज करें तो। और शायद इतिहास के छात्र होने के नाते मुझे लगता है कि जिनकी संस्थाएं होती हैं उसी का समाज जीवंत होता है, वही शासक समुदाय वही बनता है। तो मैं देख रहा हूं हम क्यों याद करें सावित्रीबाई फुले को या ज्योतिबा फुले को, क्योंकि वर्तमान समय में सीखना है, समझना है, कॉन्टेक्चुअलाइज करना है। और बाबा साहब अंबेडकर, देखिए आइडिया कहां से आ रहा है, इंस्पिरेशन। बाबा साहब के 3 गुरु माने ना जिनसे प्रेरणा ली, बुद्ध, कबीर और फूले। और असली गुरु जिनके क्लास में पढ़े वो अमेरिका कोलंबिया में थे, जॉन डेवी, जहां से उन्होंने प्रैग्मेटिज्म सीखा। और प्रैग्मेटिज्म मुझे कई बार वही लगता है जो बुद्ध का मध्य मार्ग है। वही हमको लगता है कि डेवी में भी वही प्रैग्मेटिज्म है, व्यवहारवाद है, और अंबेडकर वहां से सीखे थे। तो बुद्ध से ले रहे हैं, जॉन डेवी से ले रहे हैं। देखिए रेंज देखिए स्कॉलरशिप का। तो बाबा साहब का जो आइडिया आप देखेंगे, बहिष्कृत कारणी सभा, पहले उन्होंने बनाया संस्थान, उसके पहले वो जनरल सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट कोई और थे। और बाद में जब वो लंदन गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने करीब 1335 पाउंड राजा रजवाड़ों से, जमींदारों से चंदा लिया। और क्यों लिया चंदा? क्योंकि अछूत बच्चों के लिए हॉस्टल खोलना था उनको। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो कई 4-5 हॉस्टल उन्होंने चलाए बच्चों के लिए। बाद में देखेंगे कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बना रहे, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। और सिद्धार्थ कॉलेज पहला है, उसके बाद 1951 में फिर मिलिंद कॉलेज खुलता है, जहां से पढ़ के बड़े बड़े लोग निकले हैं। लेकिन आज मैं समझता हूं कि जिस ध्येय से मैं मिलिंद कॉलेज गया हूं, एक बार मेरा वहां प्रोग्राम था, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी क्या होता है वह देखकर लगता है कि यूनिवर्सिटी ऐसा होना चाहिए। आजकल बाजार बिल्डिंग बन रहा है, सिर्फ हमारे कॉलेज में भी बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना जा रहा है, सब जगह पता नहीं। हम लोग तो जो सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज कैसा होना चाहिए, तो साफ हॉस्टल कैसा होना चाहिए, तो साफ खुला खुला बाउंड्री दिखना चाहिए, चारों तरफ से खुले होने चाहिए। लेकिन आजकल वो सब नहीं है। तो आइडिया जो ले रहे हैं अंबेडकर, वो ले रहे हैं फूले से, बुद्ध से, जॉन डेवी से, और उन्होंने संस्थाओं का निर्माण किया। मैं थोड़ा सा जब पढ़ रहा था, मैं थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हुआ कि जो आइडिया ऑफ स्कूल जो ज्योतिबा दंपति का है, वो अंबेडकर ले रहे हैं शुरुआती दिनों में। हॉस्टल खोल रहे हैं बच्चों के लिए, एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। अचानक क्या होता है कि सीधे प्राइमरी एजुकेशन छोड़ के सीधे हायर एजुकेशन पे चले जाते हैं, स्कूल का आइडिया ड्रॉप करते हैं, सीधे यूनिवर्सिटी कॉलेज पे चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये भी अपने आप में एक पड़ताल का विषय है। बहरहाल इसमें जो सुभाष जी ने संपादित किया है, और मैं बहुत दिलचस्पी से 5 भाषण मैंने कई बार पढ़ा है। 5 भाषण हैं सावित्रीबाई फुले के, और 3 चिट्ठियां हैं। चिट्ठी भी दिलचस्प है, उसमें आऊंगा मैं। लेकिन जब हम लोग सावित्री को याद करते हैं तो 2 नाम मुझे लगता है कि और याद किए जाने चाहिए, जिस पर चर्चा कम हुई है। और ज्ञानोदय को 15 सितंबर 1853 को ज्योतिराव ने एक इंटरव्यू दिया था, जरा वो दिलचस्प है, मैं सुनाता हूं। वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मुझे पता है कि बच्चा मां से जो कुछ सीखता और जानता है वह बहुत महत्वपूर्ण और बेहतर होता है।
इसलिए देश का भला चाहने वाले और उसके कल्याण से सरोकार रखने वाले अगर चाहते हैं कि यह देश प्रगति करे, तो उन्हें चाहिए कि वे महिलाओं की स्थिति पर अवश्य ध्यान दें और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसी सोच के साथ मैंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोला, लेकिन मेरी जाति के बंधुओं को यह अच्छा नहीं लगा कि मैं लड़कियों को शिक्षा प्रदान कर रहा हूं, और मेरे पिता ने हम लोगों को घर से निकाल दिया। स्कूल के लिए जगह देने को कोई तैयार नहीं था, और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे कि हम स्कूल की इमारत खुद बनवा पाते। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के इच्छुक भी नहीं थे, लेकिन लाहूजी राउत मांग और रनवा महार ने अपनी जाति के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि शिक्षित होने के कई लाभ हैं। ये दो नाम मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद किया जाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री राइटिंग में खेल होता है। मैं इतिहास का छात्र हूं, इसलिए मैं जानता हूं। किसी को अगर किसी का इतिहास खत्म करना है, हिस्ट्री खत्म करना है, उसको कुछ मत कीजिए, इग्नोर कर दीजिए। तो इस तरह कई कैरेक्टर, जैसे 1857 में कैरेक्टर हैं, तमाम इस तरह के कैरेक्टर्स को इतिहासकारों ने कई बार नजरअंदाज किया है। मैंने क्यों कहा कि बुद्धा के बाद आई थिंक बोथ ऑफ देम वर द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन बिल्डर, और इस रूप से याद रखा जाना चाहिए। देखिए 600-700 साल यहाँ पे मुस्लिम शासनकाल रहा, तब भी मठ और मंदिर बने रहे, उनको दान मिलता रहा, उनको मनसबदारी भी मिलती रही, सब कुछ बनता रहा। तो जब उनके मठ और मंदिर जीवित रहे, उन्हीं के थ्रू, चाहे अंग्रेजों का शासनकाल हो, चाहे मुसलमानों का शासनकाल हो, उसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू उन्होंने शिक्षा, म्यूजिक, डांस, सब कुछ कल्चर को जिंदा रखा, और उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन बनाए वो हॉस्टल वगैरह थे, एक नेटिव फीमेल स्कूल पुणे, और सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार्स एंड मांग्स। ये आज दिल्ली में मुझे लगता है 15 कार्यक्रम हो रहे होंगे कम से कम दिल्ली आसपास में, इसलिए हमारे मीडिया वाले बंधु थोड़ा कम भी हैं, कहीं इधर उधर भी चले गए होंगे। क्या है जंतर मंतर, इसी तरह का 17 प्रोग्राम चल रहे हैं अभी। तो आखिर मैं कई बार दलित मिडिल क्लास के फॉर्मेशन पे बोलता हूं, और जो लोग शासक बनना चाहते हैं देश में, सीएम पीएम वाले लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जिसका मिडिल क्लास नहीं होगा, जिसकी बुर्जुआजी नहीं होगी, वो कैसे सपना देख सकता है कि हम देश का शासक बनेंगे? कैसे? जो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन है, मैं दलित पे ही फोकस रख रहा हूं, और बाकी लोग चाहे तो एनालिसिस के लिए इंप्लीमेंट कर लें। आखिर इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही दलित मिडिल क्लास आया है। भाई 1950 के पहले बाबा साहब ने 1942 में, चंद्रभान जी शायद, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट गवर्नर जनरल को सौंपा था, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, और उसमें 4 तरह की शिकायतें हैं। राजनीतिक शिकायतें हैं, फिर शैक्षणिक शिकायतें हैं। तो शैक्षणिक शिकायतें में जो बात कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, स्कूल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हमें फ्री शिप दीजिए, हॉस्टल दीजिए, बाहर जाने के लिए फेलोशिप दीजिए। और उस समय पूरे महाराष्ट्र प्रोविंस में कह रहे हैं कि 400-500 ग्रेजुएट होंगे मैक्सिमम। 1919 में जब साउथ बोरो कमेटी के पास जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज पेश करते हैं, उस समय 1 ग्रेजुएट है महाराष्ट्र में, और 42 में कह रहे 400-500 होंगे। तो पूरे देश में कितने होंगे? 2-4 हजार होंगे मैक्सिमम। 1914 का अखबार मैंने पाटलिपुत्र देखा है अपने पीएचडी के दौरान। काशी प्रसाद जायसवाल एडिटर थे, और उस समय कितने मैट्रिक पास है सबका डेटा भी उसमें दिया हो, तो उसमें दलित एक भी नहीं था। बिहार की बात मैं कर रहा हूं। तो देश भर में कितने होंगे मैक्सिमम? 2-4 हजार होंगे ज्यादा से ज्यादा। और अचानक आजादी के 32 साल बाद, संविधान लागू होने के 32 साल बाद, 50 से लेके 82 तक 20 लाख सरकारी कर्मचारी हो जा रहे हैं दलित। ये आसान बात था क्या?
ये एक शानदार उपलब्धि थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन रिपब्लिक की। 20 लाख कर्मचारी, देखिए कितना बढ़िया बड़ा कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं। कहां से आया ये सब? वो सरकारी नौकरी और एजुकेशन से ही आया। कोई दलित के पास कोई इंडस्ट्री था क्या? कोई शेयर मार्केट में था? कोई बैंकर था क्या? कोई राजा रजवाड़ा था क्या? तो बैंक का अगर नेशनलाइजेशन हुआ तो उसमें सबको नौकरियां मिली, तो हमें भी मिल गई। उसमें जीएम बने कि नहीं बने, मैनेजर बने कि नहीं बने, सस्ता लोन मिला कि नहीं मिला, और उसी पैसे से बच्चा को विदेश भी पढ़ाए। तो पूरा जो कंट्रीब्यूशन है, एजुकेशन इज साइंटिफिक एजुकेशन। और एक पत्र है बड़ा इंटरेस्टिंग है सावित्रीबाई फुले का, जो अपने भाई के बारे में लिखती हैं। बहुत सारी, कुछ मैंने ढूंढ के रखा है कि आपको सुनाया जाए। कुछ कुछ 1-1 रुपए का हिसाब देते थे अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले और फुले दंपति में। खास बात यह है कि बाबा साहब जो चंदा लेते थे, 3 तरह के चंदा लेते थे। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एक एजुकेशन के लिए, एक इमारत फंड के लिए, इमारत फंड। और हर साल 1-1 पैसे का हिसाब देते थे, 4 आना 2 पैसे, ऐसे ऐसे। एक किताब में चंदे पे बनाने वाला हूं, दलित राजनीति और चंदा का सवाल। आप बताइए, बाबा साहब के बाद इतने संगठन हुए। नहीं, मैं सच कहना चाहता हूं, सच कहना चाहता हूं। क्यों हम कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे हैं कि 1-1 पैसे का हिसाब है, इसमें लिखा हुआ है कितना चंदा मिला, सरकार से कितना मिलता था, लोग कितने देते थे, सब लिखा हुआ है इसमें। और बाबा साहब भी वैसे करते थे। बाबा साहब तो कर्जदार निर्वाण हुआ उनका, जब वो डेथ हुआ तो कर्जे में थे। और सबसे ज्यादा कर्जा उनका किताब के दुकान वाले का था कि किताब खरीदते थे वो। अब हम जब याद कर रहे हैं तो उन आदर्शों, उन मूल्यों को भी याद करना बेहद जरूरी है। और मैं समझता हूं कि अम्बेडकरी महिला मंच जो है ना, 1-1 पाई का हिसाब देगा सालाना, एकदम। ये एक कीर्तिमान स्थापित करिए आप लोग। हाँ, और किससे क्या लिए छोड़िए, जितना आया उसका कम से कम। अब कोई आदमी कहीं ब्लैक मनी हुआ दे दिया चंदा कैश, तो क्या कर सकते हैं? अच्छा उसमें लिखा नहीं रहता कि ब्लैक है कि व्हाइट है। हाँ, तो ये कीर्तिमान मैं समझता हूं कि आज का एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि अगर हम सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो 1-1 पाई का हिसाब दिया जाए। क्योंकि इस दलित मिडिल क्लास ने ही इस सारे संगठनों को, पार्टियों को चंदा दिया है। यही नौकरी पेशा से जो लोग बना है वही दिया है। और जिसको भी चंदा दिए हैं, आप जरा हिसाब मांगिए तो एक बार, तो आपको संगठन से निकाल देगा। इतने पैसे से एक विश्वविद्यालय खोले जा सकते थे, सैकड़ों बच्चे हम विदेश भेज सकते थे। क्या अरबों रुपए जो चंदा में गया, उसका कोई लेखा जोखा, कोई हिसाब है? हम स्कूल खोल सकते थे, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं। सब अनप्रोडक्टिव काम में सारे रिसोर्सेज वेस्ट चले गए। आप ही लोग का पैसा गया है कि जहां से आपने शिक्षा ली, फ्री का एजुकेशन लिया, आईआईटी में पढ़े, मेडिकल कॉलेज में पढ़े, काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, पढ़े वहां पे। और आप ही अगर कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो कैसे नहीं हुआ? उस एजुकेशन से ही हुआ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, मेरे दादा दादी मजदूर थे, चटकल मिल मजदूर थे। उन्होंने फादर को बीए पढ़ाया, फादर लगे इनकम टैक्स में एलडीसी, लोअर डिवीजन। उसी पैसे से मैं 7 भाई बहन हूं। तो बड़े भाई सीनियर डीएसपी रिटायर हुए, दूसरा मैं हूं, तीसरा एक किरोड़ी मल में पढ़ाता है, एक गैस एजेंसी चलाता है, एक पीजीटी है, एक बहन नौकरी करती है, एक बहन यहीं से एलएसआर से पढ़ी है। 4 बच्चे पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 4। मेरा बेटा जर्मनी में है, बेटी भी जाएगी। तो मैं कैसे कह दूं? तो जो दलित सरकारी पेंशन भी ले रहा है, बहुत लोग 1 लाख रुपया पेंशन होगा,
मैं गया था ओएनजीसी में लेक्चर देने, चंद्रभान जी ने एक आंकड़ा मुझे दिया, साजिश के तहत पेंशन मिल रही है। आरएसएस की भाषा दलित राजनीति में आ गया है। नहीं, ओएनजीसी में गया था, उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था ओएनजीसी 1956 में। और आइडिया विजन क्या था? अंबेडकर और जब नेहरू का विजन अगर देखेंगे तो आसपास दोनों चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। दलित नेताओं ने, पॉलिटिशियन ने तो ऐसा पिक्चर प्रेजेंट कर दिया कि अंबेडकर और गांधी या नेहरू जब मिलते थे तो आपस में मारामारी करते थे, गाली गलौज करते थे। जगजीवन नाम से जब मिलते थे लगता था खटिया उटिया तोड़ देते थे। नहीं, ऐसा मतलब इन लोगों के बीच कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, बातचीत होती थी, कैबिनेट में जब बैठते होंगे तो खाना भी साथ खाते होंगे। लेकिन ये दलित जितने, कौन राम आप कहते हैं, उक्का राम, इन्होंने ऐसा पिक्चर प्रेजेंट किया, भाई ऐसे नहीं होता है पॉलिटिक्स, समझौते होते हैं। बाबा साहब का देखिएगा, मेरी जनवरी में हो सकता है किताब आ जाए, अंबेडकर और संसदीय लोकतंत्र पे मैंने अभी एडिट किया है। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब एक ही विचार मान के आप बैठे रहते थे? नहीं, उनके विचार टाइम टू टाइम बदलते रहते थे। कांग्रेस से 25 साल लड़े, फिर समझौता भी कर लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बोले, फिर बाद में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज भी किए। कह रहे हैं कि गांधी से मैं नाराज इसलिए नहीं हूं कि गांधी तानाशाह नहीं है, मैं नाराज इसलिए हूं कि गांधी तानाशाह क्यों नहीं है। तो एक प्रोसेस में जब तक नहीं देखेंगे हर चीजों को, तब तक हम कैसे, मतलब इवोल्यूशन को कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए अभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हटा दिया जाए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए, तो कितने दलित बिलियनर हैं, कितने शेयर मार्केट में आपका होल्डिंग है, कितने यूनिवर्सिटी आपने खोले हैं, जाएंगे कहां? सो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए, बी प्रैग्मेटिक, समझिए सिचुएशन क्या है। मैं चिट्ठी के अंश पढ़ता हूं, बड़ी दिलचस्प है, और इनका भाषण है विद्यादान, वो जरूर पढ़ना चाहिए। एजुकेशन को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम पढ़ना चाहिए। ये भाई के बारे में ज्योतिबा को इन्होंने पत्र लिखा है कि जब वो पढ़ाते थे बच्चों को, अछूत बच्चों को, तो भाई नाराज था उनसे और बहुत शिकायत कर रहा है भाई। तो उसका जवाब जो दे रही हैं ज्योतिबा, सावित्रीबाई फुले, वो दिलचस्प है। कह रहे हैं कि ब्राह्मण जब अपने, थोड़ा सा अंश पढ़ता हूं, जब अपने पूजा के वस्त्रों में होते हैं तब तुम्हें भी तो अपवित्र मानते हैं, वे तुम्हें भी महारी मानते हैं, ऐसा क्यों है? मेरी बात सुनकर वह शर्मिंदा हो गया भाई, और मुझसे पूछने लगा कि हम महार मांग को क्यों पढ़ाते हैं। उसने कहा कि तुम्हारे इस कार्य के कारण लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं, यह सब मुझसे नहीं देखा जाता। मैंने उसे उन तमाम कार्यों के बारे में बताया जो अंग्रेज महारों के उद्धार के लिए कर रहे हैं। साथ ही उसे यह भी समझाया कि विद्याविहीन होना किसी भी इंसान के लिए पशुता की निशानी है। नॉलेज पावर। समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठ स्थिति का आधार विद्या ही है। विद्या की महिमा अपरंपार है। जो भी उसे ग्रहण कर लेता है उसकी नीचता दूर भागती है और उसे श्रेष्ठता प्राप्त होती है। मेरे स्वामी ज्योतिबा महान और भले आदमी है। इस देश में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो उनकी बराबरी कर सके। ज्योतिबा महार मांगों के पढ़ने तथा इंसान की तरह जीने के अधिकार के लिए इन भट्ट ब्राह्मण नामक केचुओं से लड़ते हैं और महार मांगों को पढ़ाते हैं। इस शुभ कार्य में मैं भी उनका साथ देती हूं। इसमें अनुचित क्या है? हम दोनों मिलकर लड़कियों को पढ़ाते हैं, स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करते हैं, महार मांगों को शिक्षित करते हैं। इससे ब्राह्मणों के वर्चस्व को ठेस पहुंचेगी। यह जानकर वे हमारे द्वारा मानवता को स्थापित करने के प्रयासों को अब्राह्मण कहकर दुत्कारते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों के मन में गंदगी भर देते हैं। भाई भी सुधर गया एक भाषण के बाद। और विद्यादान वाला जरूर पढ़िएगा, और इसमें इंटरेस्ट है। मैं अब खत्म करता हूं, मेरा टाइम हो रहा है, लेकिन एक पैराग्राफ पढ़ना जरूरी है उसमें से।
है? कोई टाइम नहीं हो रहा है। यह है विद्यादान। 5 उनके भाषण इसमें संकलित हैं और इसमें लिखती हैं, बोलती हैं वो, इंसान में आलस, परजीवता इत्यादि दुर्गुणों को जो बढ़ने न दे तथा उसके अंदर के सद्गुणों को जो बढ़ावा दे, ऐसा अगर कोई धर्म होगा तो वह है विद्यादान। विद्या देने वाला और लेने वाला दोनों इस धर्म द्वारा असली इंसान बनते हैं। इस धर्म के कारण इंसान के अंदर छुपी हुई पशुता की प्रवृत्ति लुप्त हो जाती है। विद्या देने वाला धैर्यशील और निर्भय बनता है और दूसरी ओर विद्या पाने वाला समर्थ तथा समझदार। अंग्रेज पंडित लोगों को विद्या दान देकर उन्हें समझदार बनाते हैं। यह सचमुच समझदार भट्ट या पंडित है। हमारे यहाँ के भट्ट लोगों को अनपढ़ रखने में उस्ताद हैं, पर यह उनकी मूर्खता है। फिर आगे लिख रहे हैं कि भाई इतने साल जो विदेशियों ने शासन किया यहाँ पर, उसका कारण क्या था? अज्ञानता थी, हमारी अज्ञानता। लोग आए, 10-20 लोग भी आता था, घोड़ा पे बैठ के पीट पाट के यहाँ शासन कर लेता था। 50 लोग भी आया, शासन कर लेता था। क्यों? क्योंकि एजुकेशन हम लोगों को अवेलेबल नहीं था, वेपन रख नहीं सकता था, लड़ना क्षत्रियों का काम था। तो बाकी तो 90% जनता तो आराम से सो ही रहती थी, कोई आए कोई जाए, चला गया। कहती हैं कि इसका मूल कारण यहाँ के लोगों का अज्ञान ही था। 2000 वर्षों तक इंडियन लोगों ने अज्ञान के अंधकार में गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा पशुवत जीवन जिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, बल्कि यह भट्ट ब्राह्मणों का षड्यंत्र था। यह सत्य हमारे सामने अंग्रेजी शिक्षा के कारण उद्घाटित हुआ है। जब इंग्लिश ट्रांसलेशन होना शुरू हुआ, तब वो धीरे धीरे नॉलेज बाहर आ रहा है, पब्लिक डोमेन में आ रहा है। जब विद्या दान करने के बारे में तथा विद्या प्राप्त करने में लोगों की मदद करने के लिए लोग दृढ़ संकल्प हो जाएंगे, तब हम सचमुच सुधार के पथ पर चल पड़ेंगे। इससे न केवल समाज का हित होगा, बल्कि हर व्यक्ति को सुख एवं संतोष प्राप्त होगा। अंग्रेज सरकार ने ज्ञान प्रदान करने के लिए स्कूल खोले हैं, लेकिन वे कम हैं। अगर उनकी संख्या इतनी रही तो पूरे हिंदुस्तान को शिक्षित होने में कम से कम 150 वर्ष लगेंगे। और ये भाषण के कई वर्षों बाद डॉक्टर अंबेडकर 1927 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में जब भाषण देते हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एजुकेशन की हालत क्या है, तो उस समय कह रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से अगर शिक्षा चलती रही तो लड़कियों को शिक्षित करने में 300 साल लगेंगे। वो लिंकेज कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है। और चंद्रभान जी एक बात कहते हैं, द ब्रिटिश केम लेट एंड वेंट अर्ली, टू लेट एंड वेंट टू अर्ली। और ज्योतिबा भी वही कह रही, हाँ सावित्री वही कह रही। अब मैं वही पढ़ देना। मेरा तो यही मानना है, मेरा यह सुझाव है कि सरकार को शिक्षा का प्रसार तेजी से करना चाहिए, और जब तक सारे लोग शिक्षित न हो जाएं, अंग्रेजों को यहां से जाना नहीं चाहिए। वही बात है ना। महार मांग शुद्र अतिशूद्र जातियों के लोग हर गांव में पाए जाते हैं। गांव में 12 भिन्न भिन्न काम करने वाले शिल्पी, दस्तकार, भेड़िए, माली, कुनबी आदि बहुत सारे लोग रहते हैं। उनके पास ज्ञान, कला, जीवटता, उद्यमिता इत्यादि अनेक गुण हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उनके गुणों का सदुपयोग करने में उनकी मदद नहीं की। राजाओं ने उनके गुणों की उपेक्षा, अवहेलना करते हुए उनके ऊपर राज किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि शूद्रों अतिशूद्रों के पास बहुत सारे गुण हैं, है ना। स्किल तो हमारे पास है ना। आर्ट क्राफ्ट किसके पास है? देखिए मालविका इंटरनेशनल पेंटर है, तो आखिर आप तुम जाओ वहाँ मधुबनी में, तो हम लोग गए थे एक बार मधुबनी, वहाँ पे वो जितना मधुबनी ये सब आर्ट है, वहाँ तो दलित समुदाय के लोग करते हैं। अब बाकी लोग वहाँ से लेके अपने नाम से करके बेच लेते हैं। मैं गांव में गया हूँ, उस गांव में मधुबनी में राजाओं ने उनके गुणों की उपेक्षा और अवहेलना करते हुए उनके ऊपर राज किया। इसमें दो राय नहीं कि शूद्रों अतिशूद्रों के पास बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण वे नहीं समझ पाते कि उनकी बुद्धि कौशल का कहां और कैसे प्रयोग किया जाए। उन्हें यह जानकारी ही नहीं है कि कौन सी चीजों के उत्पादन से, देखिए कैपिटलिज्म का आ रहा है ना पूरा 19वीं सदी में जो हो रहा है पूरा, उसका इंपैक्ट यहाँ भी। उन्हें यह जानकारी नहीं है कि कौन सी चीजों के उत्पादन से हमारे देश के लोगों को फायदा होगा या
कि क्या करने से हमारी और देश की तरक्की होगी, सरकार भी इसमें उनकी सहायता नहीं करती। आजकल दलित विमर्श में कहीं कैपिटलिज्म, एजुकेशन, इस सब पे कहीं चर्चा होता है क्या? हाँ? नहीं, चंदा तो कम नहीं आता है, चंदा कम नहीं आता है, लेकिन आखिर 21वीं सदी में जब हम कैपिटलिज्म, जब क्रोनिक कैपिटलिज्म में जा रहे हैं, तो इसमें दलित विमर्श क्या हो? एजुकेशन 50 साल में जो सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ा है, स्कॉलरशिप लेके पढ़ा, वो सारे स्कूल आरएसएस वाला समझ गया है कि लोग, बाबू लोग इसी में पढ़ के आता है, भाषण करता है। सरकारी संस्थाएं बंद हो रही, स्कूल बंद हो रहे हैं। डीयू जेएनयू का बुरा हाल है। जेएनयू में तो वहां टैंक निकालते हैं, सुना टैंक। कहीं दलित इस मिडिल क्लास के विमर्श में, ये कैपिटलिज्म में हम कैसे रहेंगे है? एजुकेशन पे कोई चर्चा है? लॉर्ड लिनलिथगो जब गवर्नर वायसराय थे यहां पे, उन्होंने 19 या 20 बच्चों को बाबा साहब ने लंदन भेजा था पढ़ने के लिए, और उसके बारे में दलित विमर्श में क्या चल गया? अरे वो गद्दार थे, सारे गद्दार हैं। चंद्रभान जी ने एक आदमी को ढूंढा कि जो फेलोशिप से जो पढ़ा था वहां पे, उसके फैमिली के लोग कहां रहते हैं, तो पता लगा अमेरिका में कहां रहते हैं, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में रहते हैं। अब मेरा बेटा रतनलाल थोड़ी हो जाएगा, ईशान है तो ईशान ही रहेगा ना, सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो उसके बारे में चंद्रभान जी ने पता किया कि वहां जितने अम्बेडकराइट तरह के लोग जाते हैं वो काफी मदद करते हैं, वहीं रुकते हैं। तो अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि अगर 50 से लेकर अब तक 75 वर्षों में जितने पैसा इकट्ठा हुआ, अगर हर साल दलित विमर्श से जो चल रहा है अभी, 10-20 बच्चे अगर आप हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आप भेजे रहते, उतना पैसा है आप लोगों के पास, मैं जानता हूं, भेजे रहते तो 75 वर्षों में 1500 बच्चे हम पढ़ाए होते। 1500 में मान लीजिए कि 10% ही हम इंटेलेक्चुअल पैदा करते। 1500 में 150 इकोनॉमिस्ट होता, फिलोसोफर होता, हिस्टोरियन होता, बिजनेस करता, कुछ कंपनी खोलता, मल्टी मिलियनर बनता, कुछ भी हो सकता था ना। अमर्त्य सेन हमारे घर में क्यों नहीं, इरफान हबीब क्यों नहीं दलित समाज पैदा करता है, रोमिला थापर क्यों नहीं आ रहा है? हम विद्या शिक्षा पे बात कर रहे हैं और कहीं हमारे विमर्श में है ही नहीं ये बात। क्यों? मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और मुझे लगता है कि कई बार नेसेसरी रेपिटेशन होता है, कर देना चाहिए। नहीं, वो अम्बेडकर नामा यूट्यूब चैनल से लोगों से चंदा मांग के बच्चे विदेश भेजे गए। आप लोगों से कई लोगों ने दिया भी होगा। लंदन पढ़ के आया, जर्मनी में पढ़ा, एक बच्चे अभी कहाँ कलकत्ता में, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके, और सीधे उन्हीं के अकाउंट में, नो नथिंग कैश, उन्हीं के अकाउंट में डालिए सीधा। तो जो साइंटिफिक नॉलेज की बात हो रही है, क्यों दलित समाज मार्क्सवाद पे चर्चा नहीं करेगा, गांधीवाद पे नहीं करेगा, अंबेडकर बाबा साहब पे नहीं करेगा, रिसर्च नहीं करेगा, पेपर नहीं लिखेगा? भाई लंदन और अमेरिका में अंबेडकर पे ज्यादा सीरियस काम हो रहे हैं। आप जाके देखिए अंग्रेजी में कितनी सारी किताबें हर साल छप रही हैं। यहां बोल दे कि एक फेलोशिप दीजिए कि बाबा साहब पे किताब निकालनी है तो गायब हो जाएगा। अब बोले टिकट दिलवा रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहा है तो 2 करोड़ रुपया लेके आ जाएगा, टिकट दिलवा दीजिए। पोस्ट रिटायरमेंट तो बहुत ही चस्का हो जाता है चुनाव लड़ने का। तो मेरा ये कहना है कि वाकई अगर हम अम्बेडकरी महिला मंच को हम बधाई देना चाहते हैं कि इस तरह गंभीर विमर्श चर्चा यहाँ आप लोगों ने शुरुआत की है, और धीरे धीरे कोशिश करिए। उन लोगों ने भी कोशिश किया था, एक ही दिन में सब कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 100 पे पहुंचना तो 1 2 3 करके ही जाना होगा, है ना। ABCD सीखना है तो A to Z सीधे नहीं होता है ना, वो प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस से गुजरना होगा
और मुझे लगता है कि दलित मिडिल क्लास एक क्राइसिस में है, हैं? बहुत क्राइसिस में है, क्योंकि बाबा साहब के जितने कार्यक्रम देश भर में होते हैं, अरबों रुपया उनकी जयंती पे खर्च होता है, अरबों रुपया खर्च होता है। उतने पैसे से हम इकट्ठा कर दें खाली तो हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, खोल सकते हैं। तो अजीब अजीब विमर्श सब पैदा होता है कि बाबा साहब के तीनों गुरु का नाम ले लिया मैंने, कितनी उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं जरा मुझे बताइए। एक बुद्धा का वो बर्मा से लाए थे 1954 में, वो कहाँ पुणे कहीं लगाए थे बुद्धा को, बर्मा से लाए थे जब बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में गए थे भाषण देने। तो बाबा साहब ने आइडियाज लिया ना, आइडियाज, मूर्ति नहीं बनवाए। अब यहां हम कंपटीशन लगा हुआ किसकी मूर्ति सबसे बड़ी। देखिए इंटरनेशनल अंबेडकर इंटरनेशनल भवन बन गया, तो उसका रेंट कितना पता नहीं किए जरा जाके, तब है। तो बड़ी बड़ी बातें होती। बाबा साहब ये सब सिंबोलिज्म में बहुत नहीं रहते थे ना, वो लिखते थे, पढ़ते थे, बोलते थे। तो बड़ी मूर्ति बना देगा, उसी मूर्ति के नीचे पांव के अंदर जो है ना, वो बाबा साहब के विचार को दफना देगा। जाओ, किसी विमर्श ने आज तक ये सवाल पूछा है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब की छापी भारत सरकार ने, वो शैलजा उस समय मिनिस्टर थी और वहां कांग्रेस का भी राज था उधर महाराष्ट्र में, और यहां दिल्ली में भी था। राइटिंग स्पीचेस जो है ना छाप दिया हो, तो दलित लोग क्या कहता है, गांधी के बारे में लिखा है बाबा साहब ने कि गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, है ना, वही रहता है। लेकिन ये ध्यान नहीं रहता है किताबें छप गई, किताबें नहीं छपी होती तो शायद हम अंबेडकर को नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते। आज कई वर्षों से भारत सरकार वो किताबें नहीं छाप रही है। आपको मूर्ति चाहिए, आपको किताब नहीं चाहिए। ले लो मूर्ति, जितना बड़ी बड़ी मूर्ति चाहिए। अब इस सवाल क्यों नहीं उठता है कि राइटिंग स्पीचेस सस्ते दर पर 600 रुपए के हिंदी वाला सेट मिलता था पहले, 600 रुपए, और वैसे कुछ 1500 का 1800 का मैंने लिया था अंग्रेजी वाला 2010 में। 1800 रुपए मोटी मोटी 17-18 वॉल्यूम। अब पत्रों का संकलन ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन हो गया है। लेकिन बाबा साहब मूर्तियों में नहीं ना, विचारों में है, विचारों में। तो ये जो पूरा ट्रेडिशन मैंने एक समझने की कोशिश की, चाहे बुद्धा हो, कबीर हो, रविदास हो, फुले दंपति हो, बाबा साहब हो, ये ज्ञान का की परंपरा है। ये ट्रेडिशन नॉलेज साइंटिफिक इंक्वायरी का है। तो हम लोग कहीं भटक गए हैं, लगता है कि हम लोग बाबा साहब को और फुले दंपति को और बुद्धा को खाली मूर्ति देख के खुश हो जा रहे हैं। विचार, रिसर्च पे हमारा समाज खर्च नहीं करता है, रिसर्च का कोई काम ही नहीं समझता है। नहीं, हम लोग जैसे लोग जो है इधर उधर घूमते रहते, हम लोग का कोई काम नहीं है। कोई रिसर्च, कोई काम भी है। पढ़ने लिखने में, सोचने में कितना टाइम और रिसोर्सेज लगते हैं ये कल्पना भी नहीं है। लोग कह देगा कि सोचने में कोई पैसा लगता है क्या? चंद्रमान जी आपको बोला था कोई? भाई अब मैं 35 मिनट 40 मिनट से बोल रहा हूं, तो ये बोलने के पीछे 35 साल की तैयारी है। ऐसे नहीं बोल सकता है कोई। 30-35 साल का अध्ययन है, स्ट्रगल है, एक्सपीरियंस है, तब जाके आप 1 घंटा बोलते हैं ना, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। 40 मिनट हो गया ना, एक क्लास मेरा 1 घंटे का होता है, समझ गए? तो ये सोचना नहीं, कोई सोचने में, चिंतन मनन में, क्यों पहले बच्चों को जंगल में भेजते थे लोग? सोचिए, क्यों भेजते थे? चिंतन मनन, इसमें सबसे ज्यादा खर्चा लगता है। एक आइडिया ढूंढने में कार्ल मार्क्स कितना पढ़ा होगा तब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया होगा? नहीं, द वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्री यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज।
एंड यू हैव वर्ल्ड टू विन। एक लाइन आपको देखने मिला, एक लाइन है, लेकिन इसको आने में कितना लगा होगा है? कि वो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख रहे हैं, चाहे बाबा साहब कर रहे हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, ऐड आता है जरा सा रिन, वॉशिंग पाउडर निरमा, तो एक लाइन में लाखों रुपए खर्च होते हैं ना, उसको एक लाइन डिस्कवर करने में। ये पेंटिंग करती है, इसको आइडिया सोचने में कितना दिन, कई बार बैठते होंगे तब आइडिया लगता होगा कि हाँ इस पे कुछ किया जाए, स्केच किया जाए इसको। तो हमारा समाज अभी नारे लगाने में बहुत ज्यादा है, मूर्ति में और नारों में। शुक्रिया। जय भीम, जय सावित्री।